हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन मॉड्यूल बी ऑफ बीएफएम। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके। और बाकी आपको बीएफएम के जो भी वीडियोस देखने हैं उसके लिए आप बीएफएम के प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां पर आपको मॉड्यूल ए के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ 64 days volatility of stock is 20%, what would be its daily volatility? Options are 2%, 2.5%, 5% और 3.5%। ये सिंपल न्यूमेरिकल है। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है वोलेटिलिटी ओवर द टाइम होराइजन T इज इक्वल टू डेली वोलेटिलिटी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें डेली वोलेटिलिटी फाइंड आउट करनी है इसमें, तो डेली वोलेटिलिटी हमारी हो जाएगी वोलेटिलिटी ओवर द टाइम पीरियड T डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड। सो वोलेटिलिटी ओवर दिस टाइम पीरियड जो दिया है 64 डेज की, वो क्या है 20%। एंड टाइम पीरियड है 64 डेज का। सो अंडर रूट ऑफ 64, so you will get the answer 20% divided by 8 which is 2.5%. So 64 days की अगर स्टॉक वोलेटिलिटी है अराउंड 20%, सो डेली वोलेटिलिटी कितनी हो गई अराउंड 2.5%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब जो स्टॉक में जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, वेदर इट इज एन इंक्रीज इन द प्राइस और डिक्रीज इन द प्राइस, दैट फ्लक्चुएशन इज अराउंड 2.5% ऑन अ डेली बेसिस। ओके, तो इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने इधर में दे दिया है जिससे कि आप इजीली इसको पीडीएफ में रीड कर सको। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जैसे मैंने बताया, और उसके लिंक मैंने शेयर कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए टू गेट एक्सेस टू ऑल दीज पीडीएफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Dash is a central counterparty set up to provide clearing and settlement for the transactions in government securities, foreign exchange and money markets in country. Options are CCIL, option B CERSAI, option C NSTL, option D NPCI. So correct answer है option है CCIL, where the CCIL stands for Clearing Corporation of India Limited. So ये जो CCIL होता है, पहले इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। CCIL stands for Clearing Corporation of इंडिया लिमिटेड। तो ये क्लियरिंग सेटलमेंट का काम करता है। ये एक्चुअली गारंटी करता है कि जो भी ट्रेड्स हैं वो सेटल होंगे, जो भी सिक्योरिटीज है वो एक्सचेंज होगी, जो भी पेमेंट्स है वो एक्सचेंज होगा। सो ये पूरा सेटलमेंट प्रोसेस को मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट है, इन बैंकिंग प्राइसिंग शुड टेक इनटू अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। Options are operating expenses, option B loss probabilities, option C capital charge, option D all of the above. सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। तो जब बैंक्स प्राइसिंग करती है, जैसे किसी भी लोन को प्राइस करना है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करती है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसीडर करती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो उसको ऑपरेशन रन करने के लिए जो भी उसका कॉस्ट लग रहा है, जैसे सैलरी लग रही है, रेंट लग रहा है, ओके, तो वो सारी चीजें वो कंसीडर करेगी। लॉस प्रोबेबिलिटी विच इज एसोसिएटेड विद द क्रेडिट रिस्क की, अब क्या पोटेंशियल लॉसेस होने का चांसेस है कि अगर बोरोवर ने डिफॉल्ट कर दिया तो कितना पोटेंशियल लॉस हो सकता है। ओके, सो दिस रिस्क प्रीमियम वुड बी इंक्लूडेड इन द प्राइसिंग ऑफ द लोन्स। कैपिटल चार्ज करेगी। कैपिटल चार्ज क्या है? दैट इट इज द कॉस्ट विच इज एसोसिएटेड ओके विद द रेगुलेटरी कैपिटल, जो बैंक्स को मेंटेन करना रहता है अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉस। उनके पास सफिशिएंट कैपिटल होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। सो कैपिटल चार्ज इज देयर। देन प्रॉफिट मार्जिन, वो फ्री में तो लोन दे नहीं रही है, वो उसको अपना बिजनेस सरवाइव करना है आगे चलकर, तो उसको भाई डिजायर्ड प्रॉफिट भी
अर्न करना होता है, दैट प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स. देन इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स. अब जो बैंक्स है वो लोन्स देती है, वो कैसे देती है? अब जो पब्लिक है वो डिपॉजिट कर रही है बैंक के पास, और भी कई मीडियम से बैंक डिपॉजिट रेज कर रही है, उसी को तो वो एज अ लोन देती है. तो अब वो डिपॉजिट रेज करती है जब पब्लिक से, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, सो वो कॉस्ट होती है. ओके, सो द इंटरेस्ट रेट जो बैंक पे करती है कस्टमर्स को टू एक्वायर देयर डिपॉजिट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द फंड. ओके, सो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करती है बैंक्स व्हाइल प्राइसिंग द लोन, व्हिच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस प्रोबेबिलिटीज, कैपिटल चार्जेस, प्रॉफिट मार्जिन. तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैंकिंग बुक इज मेनली एक्सपोज टू विच काइंड ऑफ रिस्क? फर्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क, सेकेंड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क, थर्ड इज क्रेडिट रिस्क, फोर्थ इज मार्केट रिस्क. So option A is 1, 2 and 3. Option B is 2, 3 and 4. Option C 1, 2 and 4. Option D all 1, 2, 3 and 4. So दो तरीके की बुक्स होती है, बैंकिंग बुक और ट्रेडिंग बुक. ठीक है, तो आपको उनमें कंफ्यूज नहीं होना है. तो बैंकिंग बुक में कौन कौन से रिस्क रहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिक्विडिटी रिस्क रहता है. रिस्क कैसे हो सकता है कि अगर बैंक अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर पाए, उसके पास सफिशिएंट फंड ना हो उस समय, लिक्विड फंड, जिससे कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट कर पाए. सो शॉर्ट टर्म फंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं मीट कर पाए, वो एक लिक्विडिटी रिस्क रहती है. इंटरेस्ट रेट रिस्क रहती है कि अगर इंटरेस्ट रेट एडवर्सली मूव किया तो ऑफ कोर्स वो बैंक के लिए रिस्क हो जाता है, क्योंकि उसका असेट्स लायबिलिटीज भी डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स पे हो सकता है चार्ज. क्रेडिट रिस्क होती है विच इज द रिस्क रिलेटेड टू द डिफॉल्ट ऑन द लोन. मार्केट रिस्क नहीं होती है. मार्केट रिस्क कब होती है? वो ट्रेडिंग बुक में होती है, क्योंकि जो बैंकिंग बुक में जो असेट्स होते हैं दे आर मेनली हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी. यहाँ पे जो असेट्स होते हैं बैंकिंग बुक में वो मैच्योरिटी तक हेल्ड होते हैं, तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेस्ड मार्केट रिस्क होती है दैट इज नॉट मेनली रिलेटेड विद द बैंकिंग बुक, क्योंकि बैंकिंग बुक में असेट्स हम लोग मैच्योरिटी तक हेल्ड करते हैं, इसलिए जो डेली का मार्केट फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो मेनली बैंकिंग बुक इज एक्सपोज टू लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एज वेल एज ऑपरेशनल रिस्क. ये 4 तरीके के रिस्क होती है मेनली. ऑपरेशनल रिस्क कौन सी होती है? विच रिजल्ट फ्रॉम द इनएडिक्वेट और फेल्ड प्रोसेसेस, पीपल, सिस्टम, ह्यूमन एरर, एक्सटर्नल इवेंट्स, ये सब ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं. सो बैंकिंग बुक इज एक्सपोज टू लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क. व्हाइल द मार्केट रिस्क वो कौन सी बुक्स में रहती है? ट्रेडिंग बुक में, क्योंकि वहां पर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाने की सोचते हो, तो वहां पे डेली मार्केट मूवमेंट से इफेक्ट पड़ता है. बट बैंकिंग बुक में जो असेट्स होते हैं दैट बैंक्स आर गोइंग टू हेल्ड टिल मैच्योरिटी, सो दे आर not much affected with the volatility of the market movements. Okay, next question. Which of the following are the characteristics of trading book? First, they are normally not held until maturity. Option B, mark to market system is followed on the daily or periodic basis. Third, investments classified under held for trading category are to be sold within 60 days. Fourth, trading book is mainly exposed to market risk including liquidation, credit and operational risk. So आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज 1, 2 and 3, ऑप्शन बी 2, 3 and 4, ऑप्शन सी 1, 2 and 4, ऑप्शन डी ऑल 1, 2, 3 and 4. सो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 and 4. तो यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है. तो एक एक करके पहले स्टेटमेंट्स को देखते हैं. अब जो ट्रेडिंग बुक होती है मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो असेट्स होल्ड करती है दे आर नॉट हेल्ड टिल मैच्योरिटी. उसको मार्केट में देखते जहां से प्रॉफिट हो सकता है तो तुरंत अपना पोजीशन को लिक्विडेट कर देती है. मार्क टू मार्केट सिस्टम फॉलो होता है, डेली मार्केट मूवमेंट्स होता है, तो उस हिसाब से जितना मार्जिन की रिक्वायरमेंट है उतना मार्जिन मेंटेन करना. ओके, फिर जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं अंडर HTM दे हैव टू बी सोल्ड विद इन नॉट 60 डेज बट विद इन 90 डेज होगा. और ट्रेडिंग बुक जो होती है दैट इज एक्सपोज टू मार्केट रिस्क, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मूवमेंट्स का काफी इंपैक्ट पड़ता है ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस.
तो जो भी बुक वैल्यू है एंड द मार्केट वैल्यू दोनों का डिफरेंस दैट इज टेकन इनटू अकाउंट एज अ प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें मार्केट रिस्क, लिक्विडेशन, क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क, ये सारी टाइप की रिस्क रहती है इन एसेट्स में। ओके, सो 1, 2 और 4 करेक्ट है। थर्ड में आपका 60 डेज की जगह 90 डेज होगा। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया है जैसे मैंने बोला, जो आप पीडीएफ से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है डैश अराइजेस फ्रॉम द नीड टू कंपनसेट फॉर द नॉन रिसीट ऑफ एक्सपेक्टेड इनफ्लोज ऑफ फंड्स। ऑप्शंस आर फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टाइम रिस्क। सो फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क, ये तीनों आपकी लिक्विडिटी रिस्क के अंदर में आते हैं। और लिक्विडिटी रिस्क मैंने बताया था, लिक्विडिटी रिस्क क्या होती है, जब बैंक या कंपनी, जब क्या सफिशिएंट फंड्स उनके पास ना हो टू मीट देयर कैश ऑब्लिगेशंस एट ए रीजनेबल रेट ऑन टाइम, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। कि भाई उनके पास उतने लिक्विड एसेट्स नहीं है। सबसे लिक्विड एसेट क्या होता है, कैश होता है। ठीक है, तो सफिशिएंट कैश नहीं है, सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स नहीं है जिससे वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज फुलफिल कर सके, तो वो लिक्विडिटी रिस्क होती है। अब फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क आपकी लिक्विडिटी रिस्क में आती है। जहां पे जो ये क्वेश्चन था, डैश राइजेस फ्रॉम द नीड टू कंपनसेट फॉर नॉन रिसीट ऑफ इनफ्लोस। अब जो बैंक है जब लोन देती है तो उस पर मान के चलती है कि उसका रीपेमेंट होगा, बट वही लोन जब एनपीए हो जाता है, इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो होना था फंड्स का वो नहीं हुआ। सो दिस इज अ टाइम रिस्क। ओके, कि लोन आपका एनपीए हो गया और एक्सपेक्टेड इनफ्लो नहीं हुआ, कि बोरोवर ने ईएमआई अपना टाइमली नहीं पे किया। सो अगेन देयर इज नॉन रिसीट ऑफ द एक्सपेक्टेड इनफ्लो, सो दिस इज अ टाइम रिस्क। फंडिंग रिस्क होती है द नीड टू रिप्लेस अनएंटिसिपेटेड विड्रॉल्स। मतलब एफडी को प्री मेच्योरली अगर विड्रॉ कर लिया, क्लोज कर दिया, तो वो क्या हो गई, उससे फंडिंग रिस्क अराइज होती है। वेयर देयर इज एन आउटफ्लोज ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड, मतलब वो ऐसा सोचा नहीं था बैंक ने, बट अनएंटिसिपेटेड वे में देयर इज अ विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स और नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स, सो दैट कम्स अंडर फंडिंग रिस्क। और कॉल रिस्क होती है विच इज अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज। आपको पता है जैसे एलसी है, बीजीज है, वो सब कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती है। तो वो अगर ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला, सो वो लाइबिलिटी आपकी फिर बैलेंस शीट में आएगी, सो दैट इज अ कॉल रिस्क। ओके, तो फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क कम्स अंडर द लिक्विडिटी रिस्क। और इंटरेस्ट रेट रिस्क अपने आप में अलग होता है, विच इज अ रिस्क ड्यू टू द एडवर्स मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following are the types of operational risks? First is country risk, second is strategic risk, third is gap risk, fourth is compliance risk. Option A 1 and 2, option B 2, 3, 4, option C 2 and 4, option D all 1, 2, 3 and 4. So right answer है option C 2 and 4. ऑपरेशनल रिस्क में आपके 4 तरीके के आते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ये दोनों तो है ही, इसके साथ साथ आपके होते हैं ट्रांजेक्शन रिस्क और रेप्यूटेशनल रिस्क। सो फेल्ड ऑपरेशन सिस्टम्स प्रोसेसेस की वजह से जो रिस्क होते हैं उनको ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। ओके, सो ट्रांजेक्शन रिस्क होते हैं अराइजेस ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड होने की वजह से, फेल्ड बिजनेस प्रोसेसेस, इन सब की वजह से ट्रांजेक्शन रिस्क अराइज होते हैं। रेप्यूटेशनल रिस्क, जब नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन बन रहा हो, ओके, र्यूमर्स कई बार स्प्रेड हो जाते हैं, या फिर कोई लिटिगेशन में बैंक फंस गई, तो उससे जो पब्लिक इमेज खराब होती है विच रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल लॉस, दैट इज अ रेप्यूटेशनल रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क अराइजेस फ्रॉम द रॉन्ग बिजनेस डिसीजंस, गलत बिजनेस डिसीजंस लेने से, गलत स्ट्रेटजीज बनाने से जो रिस्क अराइज होती है, ऑफ कोर्स इट रिजल्ट्स इन द फाइनेंशियल लॉस। ओके, सो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक रिस्क। कंप्लायंस रिस्क, जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है, लीगल रेगुलेशंस, उसको नहीं फॉलो करने की वजह से आपको पता है आरबीआई पेनल्टी वगैरह लगा देगी। ठीक है, तो दैट इज अ कंप्लायंस रिस्क। So strategic risk, compliance risk, transactional risk and reputational risk, these are the 4 types of risk which fall under operational risk category. Okay. Next है, जो important question है काफी,
Banks in India have to maintain the capital conservation buffer level of dash and minimum capital adequacy ratio level of dash as envisaged in the RBI's Basel III guidelines. Options are 2.5 and 9%. Option B 2.5 and 11.5%. Option C 1.5 and 10.5%. Option D 2 and 11%. So correct answer है option B. सो बैंक्स को जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है वो 2.5% मेंटेन करना होता है और ओवरऑल जो CRAR होता है दैट इज 11.5%. तो इसको अगर आपको सारी चीजें इसके अंदर में पता होनी चाहिए, जो भी रेगुलेटरी कैपिटल के नॉर्म्स है, इसमें जो मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 होता है ये आपको सारे याद होने चाहिए. दैट शुड बी 5.5% ऑफ द रिस्क वेटेड असेट्स. ये सब रिस्क वेटेड असेट्स के परसेंटेजेस ही है. प्लस एडिशनल टीयर 1 कैपिटल (1.1%). सो मिनिमम टीयर 1 कितना हो गया? 1.1 लिख दिया, 1.5%. सो मिनिमम टीयर 1 आपका 7% हो गया. साथ में टीयर 2 कैपिटल कितना होना चाहिए मिनिमम? हो गया आपका 2%. तो ये दोनों मिलाकर आपका मिनिमम टोटल कैपिटल 9%. साथ में इसमें आप कैपिटल कंजर्वेशन बफर जोड़ते हो विच इज ऑफ 2.5%. ओके, तो ये आपका 9% प्लस 2.5% आपका मिला के 11.5% हो जाता है. तो ये आपको याद रखनी है चीज. ओके, कैपिटल कंजर्वेशन जो बफर है 2.5% का, इट कंप्राइजेस ऑफ कॉमन इक्विटी ओनली. So minimum common equity tier 1 of 5.5%, additional tier 1 1.5%. तो मिनिमम टीयर 1 हो गया दोनों को मिला के 7%, टीयर 2 2%. सो टीयर 1 प्लस टीयर 2 हो गया 9% और साथ में कैपिटल कंजर्वेशन बफर मिला के 2.5%, टोटल आपका 11.5% होता है. ओके, एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021. ओके, तो ये सारे परसेंटेजेस आपको याद होने चाहिए. ये इसकी टेबल भी मैंने एक्सप्लेनेशन में दे दी है, ये आप याद करिएगा. ओके, नेक्स्ट है पिलर 1 ऑफ बेसल 2 फ्रेमवर्क आउटलाइंस द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स. कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश. ऑप्शंस आर स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच मैच्योरिटी मेथड, ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ड्यूरेशन मेथड, ऑप्शन सी इंटरनल मॉडल मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. अब देखिए बैंक्स को जो कैपिटल चार्ज है वो क्रिएट करना पड़ता है, सफिशिएंट कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है फॉर द मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क. तो किस टाइप के रिस्क के लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट रखना है, उसके कैलकुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं. सो कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क, इसका कैपिटल चार्ज क्रिएट करने के ये तीनों मेथड्स होते हैं. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच मैच्योरिटी मेथड विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द मैच्योरिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स by determining the capital charge. ड्यूरेशन मेथड, इसमें ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है. और बाकी बैंक्स इंटरनल मॉडल में अपने इंटरनल मॉडल्स यूज करती है टू कैलकुलेट द मार्केट रिस्क कैपिटल रिक्वायरमेंट. वैसे ही कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क, इसके लिए कैपिटल चार्ज रखना है कि भाई क्रेडिट रिस्क भी होती है बैंक्स को, तो उसके लिए कितना, तो उसके लिए जो अप्रोचेस यूज होते हैं दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच एंड इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस्ड अप्रोच. ये 3 अप्रोचेस होते हैं. साथ में ऑपरेशनल रिस्क, इसके लिए कौन कौन से अप्रोचेस हैं? बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच एंड एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच. ये 3 अप्रोच इसके ऑपरेशनल रिस्क के लिए होते हैं. तो ये आपको याद रखने हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल 3 लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रिक्वायर्स बैंक्स टू होल्ड इनफ हाई क्वालिटी लिक्विड असेट्स टू कवर देयर टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर अ डैश स्ट्रेस पीरियड विद अ मिनिमम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ऑफ डैश.
Options are 60 days and 60%, 30 days and 100%, 90 days and 100%, 120 days and 60%. सो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का क्या मतलब हो गया कि बैंक्स को क्या है, काफी हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स रखने होते हैं, जिससे कि जो उनका अगले 30 दिनों में जो कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 100% लगभग उतना आपका लिक्विड एसेट्स होने चाहिए कि अगले 30 दिनों का कैश आउटफ्लो आप कवर कर सको. ओके, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. सो इट कवर्स द नेट कैश आउटफ्लो ओवर 30 डेज और मिनिमम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होना चाहिए 100% का. तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2015 में, जहां पे एलसीआर रिक्वायरमेंट उस समय रखी गई थी 60% की. साथ में रखा गया था कि हर साल क्या है, इसमें 10% बढ़ेगा कि 60 का फिर 70%, 80%, 90%, इस तरीके से बढ़ेगा कि जिससे वो 100% तक पहुंच जाए बाय 2019. बट कोविड के समय इसमें कुछ रिलैक्सेशन करी गई थी और बाद में फिर 2021 से इसको 100% ही कर दिया है. इसका मतलब बैंक्स के पास जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है वो इक्विवेलेंट होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए जितना बैंक्स का कैश आउटफ्लो होने वाला है ओवर द नेक्स्ट 30 डेज. ओके, ये एलसीआर कैलकुलेशन पे हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे लास्ट में. ओके, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, dash measures the proportion of exposure that will be lost if a default occurs. This parameter is concerned with the collateral security offered by the borrower. Options are probability of default, option B loss given at default, option C exposure at default, option D maturity. So correct answer है loss given the default. सो लॉस गिवन द डिफॉल्ट क्या बताता है कि कितना प्रपोर्शन हमारे एक्सपोजर का लॉस हो जाएगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो. ठीक है, हो सकता है बैंक ने भाई 1 करोड़ का लोन दिया, तो अगर वो डिफॉल्ट हुआ तो एक्सपोजर एट डिफॉल्ट कितना हो गया, 1 करोड़. बट अगर बैंक के पास 40 लाख की इसके अगेंस्ट में कोलेटरल सिक्योरिटी है तो 40 लाख तो रिकवर हो जाएंगे अगेंस्ट द सिक्योरिटी. सो 60 लाख जो हुआ दैट इज लॉस गिवन एट डिफॉल्ट. तो 1 करोड़ पूरा डिफॉल्ट हुआ दैट इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट. बट क्योंकि 40 लाख की सिक्योरिटी अवेलेबल थी, सो एक्चुअल लॉस एट डिफॉल्ट इज 60 लाख. ओके, सो एक्सपोजर एट डिफॉल्ट भी आई होप आपको समझ आ गया, लॉस गिवन एट डिफॉल्ट भी आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की मतलब कितने चांसेस है कि डिफॉल्ट होगा, द लाइकलीहुड दैट बोरोवर विल डिफॉल्ट. एंड मैच्योरिटी रिफर्स टू द मैच्योरिटी ऑफ द एक्सपोजर, कितना अभी टाइम पीरियड बचा है उसको मेच्योर होने में लोन को, क्योंकि ज्यादा टाइम पीरियड, ज्यादा मेच्योरिटी पीरियड के लोन्स होते हैं उस पे बैंक्स इसलिए रिस्क प्रीमियम भी चार्ज करती है. ओके, लॉन्गर ड्यूरेशन लोन्स को बैंक हायर प्राइस भी करती है इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are true regarding computation of capital charge for market risk? Option A, capital charge for market risk for share is taken at 18% of the market value of shares held. Option B, capital charge for market risk for open positions in foreign exchange and gold is taken at 9% of the limits or actual, whichever is higher. Option C, in case of securities held under available for sales category, capital charge for market risk is computed by adding the capital charge for specific risk with the capital charge for market risk, and then it is compared with the capital required, and higher of these two is taken as a capital charge. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. ये सारे स्टेटमेंट्स आप याद रखिएगा क्योंकि इनमें से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैपिटल चार्ज फॉर द मार्केट रिस्क फॉर शेयर इज टेकन एट डैश ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है. ठीक है, तो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट सिक्योरिटीज के लिए मेंशन है कि कितना मार्केट रिस्क कवर करने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक्स को होता है. सो शेयर्स रिलेटेड मार्केट रिस्क को कवर करने के लिए इट इज टेकन एट 18% ऑफ द मार्केट वैल्यू. वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड पोजीशन के लिए 9% है. कोई सिक्योरिटीज विच आर हेल्ड अंडर द अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी, उसमें हम लोग जो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक रिस्क है रिलेटेड टू दैट सिक्योरिटी प्लस द जनरल रिस्क, मार्केट रिस्क में जनरल मार्केट रिस्क है, उन दोनों को ऐड करते हैं. ओके, और फिर उसको कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड एंड वी टेक द हायर ऑफ द अमाउंट. सो ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने, बिकॉज आप इनमें से भी किसी भी स्टेटमेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी यूजिंग द डेटा गिवन बिलो.
yield volatility is 10%, basis point value is 0.5, yield given is 6%, price of bond is ₹100. सो प्राइस वोलेटिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए. प्राइस वोलेटिलिटी इज गिवन बाय यील्ड वोलेटिलिटी इनटू बेसिस पॉइंट वैल्यू इनटू यील्ड डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस. तो ये फॉर्मूला याद कर रखिएगा. अब एग्जाम में कोई भी चीज निकालने को आ सकती है, यील्ड वोलेटिलिटी भी आ सकती है, बीपीवी भी आ सकती है, यील्ड भी. तो फॉर्मूला पता होगा तो जो चीज पूछिए वो आप निकाल लोगे. इसमें प्राइस वोलेटिलिटी पूछिए तो यील्ड वोलेटिलिटी आपकी 10% है यानी 0.1, बेसिस पॉइंट वैल्यू 0.5, यील्ड गिवन इज 6% विच इज 0.06 डिवाइडेड बाय बॉन्ड प्राइस आपका 100 दिया है. इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा अपना कैलकुलेटर से. आपका आ जाएगा 0.00003. So option A is the right answer. So through this formula you can calculate the bond price volatility. Bond price में कितना volatile है वो, कितना fluctuations हो रहा है. Okay. Next numerical है 1 day VAR which is value at risk of a portfolio is ₹6 lakhs with 90% confidence level. In the period of 8 months, assuming 120 working days, how many times the loss on a portfolio may exceed 6 lakhs? So 90% confidence level है. इसका मतलब कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉस होगा वो हमारा एक्सीड करेगा हमारे वार से. सो देयर इज अ 10% प्रोबेबिलिटी दैट loss will exceed the value at risk on any given day. और total working days है 120 working days. So how many times the loss may exceed 6 lakhs? So 10% probability है और 120 working days है. So 120 into 0.1 which is 10% probability. तो बहुत सिंपल सा है 12. सो 12 टाइम्स चांसेस है कि जो हमारा लॉस है वो 6 लाख से एक्सीड हो जाएगा. तो 6 लाख हमारा वैल्यू एट रिस्क है बट विद 90% कॉन्फिडेंस लेवल. तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल है, इसका मतलब 10% ये चांसेस है कि ये हमारा लॉस 6 लाख से एक्सीड हो जाएगा. और 120 वर्किंग डेज है तो कितनी बार हो ये चांसेस है कि 6 लाख से ज्यादा लॉस होए. सो 12 टाइम ये चांसेस हैं. तो जो भी इसमें कॉन्फिडेंस लेवल दिया हो सकता है 95% कॉन्फिडेंस लेवल दिया है तो 5% प्रोबेबिलिटी है. तो यहाँ पर हम लोग फिर 5% के हिसाब से करते 0.05 करते अगर ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल दिया होता. ओके. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bond with remaining maturity of 5 years is presently yielding 6%. Its modified duration is 5%. What is its macular duration? सो मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या होता है? ये बताता है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा बॉन्ड होल्डर को सारे कैश फ्लोस लेने में. मतलब जो भी इस पे कूपन पेमेंट प्रिंसिपल आ रहा है कितना टाइम पीरियड लगेगा सारे कैश फ्लोस आने में. मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये बताता है कि कितना प्राइस चेंज होगा विद द चेंज इन द यील्ड. तो अगर 1% इंटरेस्ट रेट हाई या लो होगा तो 5% वोलेटिलिटी हमें बॉन्ड प्राइस में दिखेगी. ये आपको पता होना चाहिए जो बॉन्ड प्राइस होता है और यील्ड होता है आपस में इन्वर्सरी रिलेटेड होता है. तो अगर 1% इंटरेस्ट राइज होगा यानी 1% यील्ड बढ़ेगी सो बॉन्ड प्राइस 5% डिक्रीज करेगा. सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है कितना परसेंटेज चेंज आएगा बॉन्ड प्राइस में विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द बॉन्ड यील्ड. ओके. सो मैक्यूलर ड्यूरेशन इसमें हमें निकालना है. इसका फॉर्मूला होता है मैक्यूलर ड्यूरेशन जो कि वेटेड एवरेज टाइम है फॉर विच द बॉन्ड होल्डर हैज टू होल्ड द बॉन्ड टू रिकवर ऑल द कैश फ्लोज ऑन द बॉन्ड. मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड होल्डर को बॉन्ड अपना पकड़ के रखना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है जितने वो सारे बॉन्ड से रिलेटेड कैश फ्लोज रिकवर कर सके. क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू होगी फेस वैल्यू वो रिडेम्पशन पे मिलेगी और साथ में जो भी कूपन्स मिलेंगे.
सो इसका फॉर्मूला आता है मैक्युलर ड्यूरेशन इज इक्वल टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू 1 प्लस यील्ड। सो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, एग्जाम में मैक्युलर ड्यूरेशन भी निकालने को आ सकता है और मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी। सो मैक्युलर ड्यूरेशन is equal to modified duration given is 5% into 1 plus 0.06. So 5 into 1.06, which will give you 5.30 years. So option C is the right answer. तो इस बॉन्ड होल्डर को 5.30 years पकड़ के रखना पड़ेगा बॉन्ड को कम से कम, तब जाकर उसका सारा रिकवर हो पाएगा। नेक्स्ट है, which of the statements is true regarding the differences between CLO and the credit notes? Option A, CLO provides credit exposure to the diverse pool of credits, whereas credit-linked notes are linked to a single credit. Option B, CLO may provide a true transfer of ownership of underlying asset, whereas credit-linked notes do not provide such transfer. Option C, CLO may enjoy higher credit rating than that of originating institution, whereas rating of credit-linked notes are effectively capped to the issuer level. Option D, all of the above. सो जो CLO होता है विच इज कोलेटरलाइज्ड लोन ऑब्लिगेशन इसको कहते हैं। यहाँ पर मेनली जो कॉमर्शियल लोन्स होते हैं उनको बंडल किया जाता है और एज अ पैकेज सेल कर दिया जाता है SPV वगैरह को। तो वो SPV फिर क्या करती है, इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इशू करती है। ओके और जो ये अंडरलाइंग असेट है इस पे जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट रिकवरी होती है उसके हिसाब से इन्वेस्टर को इसका रीपेमेंट किया जाता है। ओके और जो क्रेडिट लिंक्ड नोट होते हैं ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे कि जो इशूअर होता है वो अपना क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर करता है टू द इन्वेस्टर यूजिंग द क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। तो ये सारे ही डिफरेंसेस करेक्ट है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे डिफरेंसेस आप नोट कर लीजिए कि जो CLO होता है इट प्रोवाइड्स द क्रेडिट एक्सपोजर टू डाइवर्स पूल ऑफ क्रेडिट, जिसमें कई सारे तरीके के कॉमर्शियल लोन्स वो पूल इन करके फिर वो इशू किया जाता है। और क्रेडिट लिंक नोट होता है दैट इज लिंक टू अ स्पेसिफिक क्रेडिट, एक सिंगल क्रेडिट से वो लिंक्ड होता है जिसके अगेंस्ट आप क्रेडिट रिस्क अपनी ट्रांसफर करते हो टू द इन्वेस्टर। CLO प्रोवाइड्स ट्रू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ ऑल द अंडरलाइंग एसेट्स। तो जो भी लोन्स है इसके अंडर में जिसके अगेंस्ट ये सिक्योरिटीज इशू करी है, सो इट प्रोवाइड्स द ट्रू ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ दोज नोट्स, while the CL notes do not provide the transfer of the ownership of the assets, it just transfer the credit risk associated with it. CLO may enjoy the higher credit rating than that of the originating institution. तो अब जिस बैंक्स के वो CLO है हो सकता है उससे अच्छी रेटिंग इन CLOs की हो, बट क्रेडिट लिंक्ड नोट्स की जो रेटिंग होती है दैट इज कैप टू द इशुअर लेवल। तो जिसने भी वो क्रेडिट नोट इशू करे हैं उसकी जो रेटिंग है उसी से ही क्रेडिट लिंक नोट की रेटिंग भी एसोसिएट होती है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Next question. As per RBI norms, in case of residential mortgage-backed securities, minimum retention requirement should be dash of the book value of loans being securitized, irrespective of original maturity. Options are 3%, 5%, 7.5%, 10%. So ये RBI के नॉर्म से रिलेटेड टू मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। तो जो भी बैंक से अपने लोन्स को सिक्योरिटाइज कर रही है उनको भी कुछ परसेंटेज ऑफ द लोन जो सिक्योरिटाइज करती है वो रिटेन करके रखने पड़ते हैं, जिससे कि वो भी ड्यू डिलीजेंस बना के रखे उन लोन्स पे रिकवरी मैकेनिज्म वगैरह में साथ दे। ओके तो अगर रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज है जिनको सिक्योरिटाइज किया है तो उस केस में MRR रिक्वायरमेंट होता है 5% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ लोन्स जो बैंक सिक्योरिटाइज कर रही है। तो इसमें आपको याद रखने ये सारे रूल्स RBI के हैं कि जो भी लोन्स है जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी 24 मंथ्स या उससे कम है, हैविंग द मैच्योरिटी लेस देन और इक्वल टू 24 मंथ्स, उस केस में MRR रिक्वायरमेंट होता है 5% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ लोन्स विच आर बीइंग सिक्योरिटाइज्ड। अगर मैच्योरिटी पीरियड ग्रेटर देन 24 मंथ्स है तो MRR रिक्वायरमेंट 10% है। सिमिलरली अगर बुलेट रीपेमेंट लोन्स हैं, बुलेट रीपेमेंट जहाँ पे मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे किया जाता है, सो कुछ भी मैच्योरिटी पीरियड हो MRR 10% है।
और जो ऊपर क्वेश्चन में अगर रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज है, सो उस केस में कुछ भी मैच्योरिटी हो, MRR 5% है। तो ये रूल्स है रिलेटेड टू मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट, जो RBI के डायरेक्टिव्स हैं जो बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है the beta factor used to calculate operational risk capital for a bank's commercial banking business line is dash under the standardized approach. Options are 10%, 12%, 15%, 18%. So banks के अब they are also exposed to operational risk, तो उसके लिए sufficient capital banks को रखना पड़ता है। So इसके लिए जो capital charge bank calculate करती है, that is calculated by multiplying the gross income by the बीटा फैक्टर एसोसिएटेड विद द बिजनेस लाइन। क्योंकि अब बैंक्स कई सारी डिफरेंट बिजनेस लाइंस में ऑपरेट करती है, तो हर टाइप की बिजनेस लाइन का अलग रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो बीटा फैक्टर कंसीडर किया जाता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल चार्ज। सो कॉमर्शियल बैंकिंग बिजनेस लाइन है, तो उस केस में कितना बीटा फैक्टर लेते हैं हम लोग? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15%। तो इसका ये मैंने पूरा लिस्ट इधर एक्सप्लेनेशन में किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। तो आप याद रखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ट्रेडिंग एंड सेल्स एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट, ये तीनों एक्टिविटीज आपकी हाई रिस्क में आती है, इसलिए तीनों में 18% है बीटा फैक्टर। कॉमर्शियल बैंकिंग, एजेंसी सर्विसेज, ये दोनों मॉडरेट रिस्क में आती है, तो इन दोनों में 15% है। रिटेल बैंकिंग, असेट मैनेजमेंट और रिटेल ब्रोकरेज आपकी लो रिस्क फैक्टर है, तो इनमें 12% है बीटा फैक्टर। ठीक है, तो इनको बीटा फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, ओके, एज पर द डिफरेंट बिजनेस लाइंस विच द बैंक इज इन्वॉल्व्ड इनटू, और उसके हिसाब से फिर कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद द ग्रॉस इनकम। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं सारे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, banks are required to submit the liquidity return to RBI. Which parts of statements have to be submitted on fortnightly basis? First है for the foreign currency Indian operations, second है for combined Indian operations, third है for overseas operations, fourth consolidated banks operations. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option C 1, 2 and 3, option D 2, 3 and 4. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विच इज 1 and 2. सो जो बैंक्स को लिक्विडिटी रिटर्न वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं, जो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, वो 5 पार्ट्स में होती है। तो उसमें से जो फॉरेन करेंसी में बैंक्स अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है इंडियन ऑपरेशंस का, या फिर इंडियन डोमेस्टिक करेंसी में INR में मेंटेन करती है इंडियन ऑपरेशंस का, या फिर जो उसका टोटल कंबाइंड इंडियन ऑपरेशन, मतलब इंडियन ऑपरेशंस का जो भी रिपोर्ट मेंटेन करती है, वेदर इट इज इन डोमेस्टिक करेंसी, फॉरेन करेंसी और द कंबाइंड इंडियन ऑपरेशंस, इन सभी स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग आपकी फोर्टनाइटली बेसिस पे होती है, मतलब विद इन 14 डेज में रिपोर्ट करना रहता है। ओवरसीज ऑपरेशंस की जो रिपोर्टिंग होती है, इसका सबमिशन मंथली इंटरवल्स पे देना पड़ता है, और जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड बैंक्स ऑपरेशन है, इसका स्टेटमेंट क्वार्टरली इंटरवल्स में सबमिट करना रहता है। सो ये टाइम पीरियड है रिलेटेड टू द सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक होल्ड्स द फॉलोइंग असेट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्ट्रेस पीरियड. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज considered as a category level 1 assets of 400 crores. Corporate bonds rated AA, category level 2A, rupees 200 crores. Listed equities, category level 2B of rupees 150 crores. You have to calculate the value of high quality liquid assets after applying haircuts. तो आपको बताना, अगर बैंक्स के पास ये सारे असेट्स हैं, तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स की टोटल वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेट करनी है। सो चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले लेवल 1 एसेट्स, लेवल 1 के जो भी एसेट्स है उसमें हम लोग कोई भी हेयर कट कंसीडर नहीं करते, तो फुल वैल्यू अज्यूम करते हैं बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। सो लेवल 1 एसेट्स पूरे हम लोग 400 करोड़ कंसीडर करेंगे। लेवल 2A जो एसेट्स होते हैं, उनपे रूल है कि 15% हेयर कट अज्यूम करना पड़ता है। ओके,
क्योंकि भाई वो थोड़े से तो रिस्की हुए, तो 15% हेयर कट करके हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है AA कैटेगरी के 200 करोड़, सो इनमें हम लोग 15% का हेयर कट करेंगे अज्यूम। सो इसको आप सॉल्व करोगे 200 इंटू 1 माइनस 15% 0.85 आ जाएगा। ओके, 1 माइनस 0.15 है 0.85, तो ये आपका 170 करोड़ आ जाएगा। फिर जो लेवल 2B असेट्स होते हैं वो थोड़े और रिस्की होते हैं, तो वहां पर बैंक्स 50% का हेयर कट मान के चलती है कि भाई इतना रिडक्शन हो सकता है उनके वैल्यू में, तो 50% लेस करके उनकी वैल्यू अज्यूम करती है। सो कैटेगरी लेवल 2B के एसेट्स टोटल है 150 करोड़ के, और इसमें 50% कट करके ही मानेगी अपनी बुक्स में कि भाई इतने के, तो 1 माइनस 50% हो जाएगा। सो दिस विल गिव यू 75 करोड़। सो टोटल हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कितने हो गए? दिस इज 400 करोड़ प्लस 170 प्लस 75 करोड़। सो आपका आंसर क्या आ गया? 645 करोड़। तो 645 करोड़ आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने होता है। जैसे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स ही हम लोग देखते हैं कि जो बैंक्स का नेट कैश आउटफ्लो है ओवर द नेक्स्ट 30 डेज का, तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम उतने अमाउंट के हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट या उससे ज्यादा के होने चाहिए। इसका मतलब नेक्स्ट 30 डेज में 645 करोड़ से ज्यादा का कैश आउटफ्लो नहीं होना चाहिए बैंक्स का। तो क्योंकि बैंक्स के पास यहाँ पे हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट 645 करोड़ के, साथ में इसमें एडिशनल रूल ये भी है, जो टोटल लेवल 2 के असेट्स होते हैं, मतलब लेवल 2 में आपके दोनों ही मिला के लेवल 2A प्लस लेवल 2B के जो असेट्स होते हैं, दे आर कंसीडर्ड लेस देन और इक्वल टू 40% ऑफ टोटल हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। तो यानी कि 60% जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है वो लेवल 1 के होने चाहिए। हम लोग लेवल 2 के 2A और 2B मिला के ज्यादा से ज्यादा 40% ही कंसीडर करते हैं, तो 60% लेवल 1 के होने चाहिए। साथ में लेवल 2 में भी एक और रूल है कि जो लेवल 2B के जो असेट्स हैं जिनमें हम 50% हेयर कट मान के चलते हैं, वो 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ द टोटल हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। ओके, आफ्टर कंसिडरिंग द हेयर कट के बाद भी 15% से ज्यादा की नहीं होने चाहिए। तो आप देखोगे टोटल इसके हाई क्वालिटी 645 करोड़ है और लेवल 2 भी 75 करोड़ है, विच इज लेस देन 15%। ओके, अराउंड 11-12% ही आएगा, तो ये सही है। वहीं आप टोटल लेवल 2A 2B को ऐड करोगे 170 प्लस 75, तो ये भी 40% से कम ही है ऑफ टोटल 645 करोड़। ओके, तो ये भी साथ में रूल होता है जो कि कंसिडर करना रहता है वाइल कैलकुलेटिंग हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। तो ये सारे रूल आपको पता होने चाहिए। ये मैंने इधर भी फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, जहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करी मॉड्यूल बी रिलेटेड। अगर आपको सेशन पसंद आया हो जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल दी अपलोडेड वीडियोस। और इन सभी वीडियोस की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको PDFs मिल जाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।